फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 28 ऑफ अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइस, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है माउंट गिरनार के बारे में, गिरनार पर्वत के बारे में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फलाना माउंटेन जो है वो कहां पर लोकेटेड है। अगर डायरेक्टली ना पूछा गया तो फिर आपसे चूज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, या फिर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। तो लोकेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। गुजरात के अंदर ये माउंट गिरनार हम लोग को देखने को मिलता है, गुजरात में जूनागढ़ में, राइट। तो गुजरात आप लोकेशन थोड़ी सी याद रखिएगा, यहां पर है माउंट गिरनार और यहां पर भगवान
दत्तात्रेय ने इस पहाड़ी की चोटी पर तपस्या करी थी। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ इन्होंने निर्वाणा हासिल किया था। तो आप मुझे बताइएगा जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि तीर्थंकर जो है वो किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, किस धर्म से एसोसिएटेड है। फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। एंड ये कहां पर लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहां पर 2.3 किलोमीटर लंबी एक रोपवे प्रोजेक्ट का रिसेंटली इसकी लॉन्चिंग हुई है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। माउंट गिरनार पर एक रोपवे हम लोग को देखने को मिल रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये सबसे लंबी टेंपल रोपवे है एशिया की। टेंपल रोपवे याद रखिएगा, सबसे लंबी टेंपल रोपवे एशिया की हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इसको डेवलप किया है उषा ब्रेको लिमिटेड के द्वारा। 130 करोड़ रुपए का इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो लगाया गया है। तो सिंपल सी ये बेसिक चीजें हैं, बस आपको इतनी याद रखनी है, इससे बाहर का और कुछ एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान दीजिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, सिविल सर्विसेज का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विसेज हो। आपको प्रीलिम्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लस मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और अभी जो एक स्टडी सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड 99.9% चांसेस है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत स्टार टॉपिक है, मार्क कर लो इसको। तो इसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आना है, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा इससे रिलेटेड, राइट। अभी क्या हुआ है, एविडेंस पाया गया है डेयरी प्रोडक्शन का, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन भी हुआ करता था। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें आईवीसी के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, आपकी वहां के लोग जो है वो किन किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। डेयरी प्रोडक्शन भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ के नोट्स बना लिए होंगे आईवीसी के, तो उसमें डेयरी प्रोडक्शन ऐड कर लो। अगर नहीं बनाए हैं तो कहीं पे लिख लो, आपको डेयरी प्रोडक्शन भी अब इसकी एक्टिविटी में इंक्लूड करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड कब का था, 2500 बीसीई का। और अर्लीस्ट नोन एविडेंस ये बताया जा रहा है डेयरी प्रोडक्शन का। और ये रिजल्ट यानी कि इस चीज के बारे में कैसे पता लगा, तो मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस के थ्रू ये चीज के बारे में पता लगा। ये मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस क्या है, थोड़ी देर से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, राइट। और पॉटरी मिली, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन, या फोटो में देख सकते हैं मिट्टी के बर्तन इस प्रकार के। तो इन बर्तन की स्टडी की गई, 59 सैंपल की स्टडी की गई। 22 सैंपल्स के अंदर यह पाया गया कि उन घड़ों के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो रखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने, तो डेयरी लिपिड्स उसमें पाया गया। और आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है जहां पर यह चीज पाई गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटाडा बादली। नाम याद रखना आप, ये वाला नाम, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है कि नहीं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि फलाना, आपसे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से बताइए कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे धोलावीरा से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राखीगिरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हड़प्पा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मोहनजोदारो से रिलेटेड पूछा जा चुका है, राइट। इसमें नाम ऐड कर लो कोडाडा बाडली, इससे रिलेटेड डायरेक्टली जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है वो कहां पर लोकेटेड है। कोडाडा बाडली गुजरात आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट हम लोग को देखने को मिल रही है जहां से डेयरी प्रोडक्शन के एविडेंस पाए गए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। अब आगे ध्यान दीजिए, इंडिया के अंदर डेयरी प्रोडक्शन 3rd मिलेनियम बीसीई से शुरू हुआ था और यही एक वजह थी जिसके चलते इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को डेयरी प्रोडक्शन देखने को मिला। और जो प्रोसेस थी जिसके तहत रिसर्चर्स ने इस चीज का पता लगाया तो वो थी स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस, या फिर आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस। तो ये एक हम लोग को प्रोसेस देखने को मिली थी। इसके चलते रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया कि रूमिनेंट का टाइप जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, और यानी कि डेयरी के अंदर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है रूमिनेंट मिले। अब रूमिनेंट का मतलब आपको पता होगा ना, रूमिनेंट क्या है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। काफी सारे जो जानवर हैं वो च्यूई करते हैं, चबाते हैं अपने खाने को और वो अपने स्टमक में डालते हैं और उसके बाद वापस वो अपने माउथ में लेकर आते हैं, राइट। तो वो रूमिनेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको आइडेंटिफाई किया साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, और पता लगाया कि ये जो रूमिनेंट्स थे वो कैटल जैसे कि काऊ और बफेलो के हम लोग को देखने को मिले थे, रैदर देन गोट्स एंड शीप। क्योंकि गोट्स और शीप के बारे में पता है कि वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को गोट्स एंड शीप का देखने को मिलता था, बट काउज और बफेलोस जो है इनके भी यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो यहां पर पाए गए, जिसको साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है। और ना ही सिर्फ ये अपने खुद के कंजम्पशन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे, यानी कि खुद के खाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि ये ट्रेड के लिए भी करते थे। अलग अलग जगह पर जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को ये भिजवाते थे।
तो इंडस्ट्रियल लेवल भी हम लोग को डेयरी प्रोडक्ट्स का या डेयरी एक्सप्लॉयटेशन का यहां पर देखने को मिला, यानी कि ये मिल्क जो है उसको भारी मात्रा में प्रोड्यूस करते थे और मिल्क को एक्सचेंज करते थे, यानी कि ट्रेड के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलता था, यानी कि मिल्क का भी ये ट्रेड करते थे। तो ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, राइट, इसके बारे में। और गाइस ये स्टडी हम लोग के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो अभी तक हम लोग क्या जानते हैं, हड़प्पन्स के बारे में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अर्बन टाउन, बिग टाउन, ये हम लोग को देखने को मिलता था। ग्रेट अर्बन प्लानिंग यहाँ पर थी, हम लोग को देखने को मिली थी। मेट्रोपॉलिटन सिटी थी ये, यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम था, ज्वेलरी बनाया करते थे, बट हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ के लोग जो है वो कैसे अपना जीवन जीते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, राइट, किस प्रकार से बड़े नेटवर्क में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, और ये भी आइडिया नहीं कि इनकी इकोनॉमी क्या थी, राइट, क्या एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी थी, मतलब किस टाइप की इकोनॉमी थी इनकी, उसके बारे में भी कोई जनरली हम लोग को आइडिया नहीं देखने को मिला था। बट डेयरी प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही है कि ये जो थे वो मतलब इस प्रकार की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व थे, डेयरी प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, क्योंकि मिल्क का मास लेवल पर, ह्यूज लेवल पर ये प्रोडक्शन किया करते थे, सरप्लस हम लोग को मिल्क का देखने को मिलता था, राइट। इसके अलावा ये स्टडी कैसे कंडक्ट की गई, तो कार्बन आइसोटोप की ये स्टडी हम लोग को देखने को मिली, मॉलिक्यूलर एनालिसिस टेक्निक, और इस स्टडी में एंशिएंट पॉटरी के रेसिड्यू जो है वो पाए गए, यानी कि जो मिट्टी के जो बर्तन थे, तो उनके जो खराब, जो मतलब पुराने जो बर्तन हम लोग को देखने को मिलते उस समय के, राइट, जो बिल्कुल खराब हो चुके थे, तो उसकी स्टडी की। अब देखो ये जो पॉट होते हैं, घड़े जो होते हैं, आपने देखा होगा कि मिट्टी का जो वो नहीं होता मटका, उसमें आपने पानी पिया होगा, तो आपको पता होगा कि मिट्टी का मटका जो है वो पसीजता इन द सेंस वो अपने एब्जॉर्ब करता है पानी को, आपने देखा होगा उसके नीचे से पानी भी टपकता रहता है। और अगर आप मिट्टी के, जैसे कि अब कुल्हड़ में आप लोगों ने शायद चाय पी होगी या कॉफी पी होगी, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद जो बाहर जो है कुल्हड़ के बाहर भी हम लोग को थोड़ा सा गीला गीला टाइप का लगने लगता है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये मिट्टी, राइट। तो यही चीज हुई, मिट्टी के बर्तन के अंदर इन्होंने दूध डाला होगा, और दूध जो है मतलब पॉट ने, मिट्टी के बर्तन ने उस दूध को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब इन्होंने जब उस मिट्टी के बर्तन की स्टडी करी, तो उसमें इन्होंने पाया कि वहां पर कुछ फैट्स और प्रोटीन्स हम लोग को देखने को मिले थे, राइट, किसके, मिल्क के या डेयरी प्रोडक्ट्स के। और ये जो टेक्निक जिसके थ्रू इन्होंने पूरी चीज फाइंड आउट करी, जिसको हम लोग C16 या C18 के नाम से भी जानते हैं, एनालिसिस के बारे में, इसके बारे में ऑलरेडी NCERT में भी बकायदा मेंशन्ड है इस एनालिसिस के बारे में। और इसी के थ्रू साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने लिपिड जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इसके अंदर लिपिड था, और लिपिड में रूमिनेंट जब देखे गए तो वो किसके पाए गए, काउस के, बफेलोस के, ये चीज देखने को मिली, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये टॉपिक आप लोग के लिए इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि 2020 जो है उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के। अच्छा, मुझे आप बताइए कि कौन इंडिविजुअल थे जिन्होंने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट को आइडेंटिफाई किया था, यानी कि उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। एंड गाइस आज मैंने आपको लास्ट में कोई होमवर्क नहीं दिया है, बट अभी के भी मैं लेक्चर्स के दौरान आपको 2-3 होमवर्क्स देने वाला हूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप अपने होमवर्क में लिख लो, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज आप लोग को पढ़ना है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि मैक्सिको के क्षेत्र में एक क्षेत्र हम लोग को मैक्सिको पर देखने को मिलता है। ये देखो, आप इसका नाम क्या प्रोनाउंस करोगे, आप इसको जल्दी बताओ। ये क्षेत्र हम लोग को मैक्सिको का देखने को मिलता है, यहां पर खादी का प्रोडक्शन होता है, खादी का प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है ओआहाका। क्या है, ओआहाका, बोलो। ये ओआहाका जो है ये मैक्सिको में एक क्षेत्र है जहां पर खादी जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इस चीज के बारे में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र किया था, इस क्षेत्र का। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये इस क्षेत्र पर किस प्रकार की खादी का प्रोडक्शन होता है। तो इनका एक यूनिक तरीका है खादी को प्रोड्यूस करने का। ये क्या करते हैं, खेत जो होते हैं इनके कॉटन के हम लोग को जो देखने को मिलता है, तो ये कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन की कल्टीवेशन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है, और उसी खेत में, उसी फार्म में ये गारमेंट्स बनाते हैं, यानी कि ये अलग से इंडस्ट्री वगैरह में नहीं जाते हैं, यानी कि ये कॉटन वगैरह मतलब खादी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहीं पर ही खेत में ही जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर 400 के आसपास कुछ फैमिलीज हैं जो कि फार्म टू गारमेंट जो है हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि फार्मिंग में ही गारमेंट्स वगैरह जो है वो तैयार किए जाते हैं, राइट। कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं खादी के, फार्म में ही, राइट, खेत में ही। और ये यहीं पर काम करते हैं, यहीं पर रहते हैं, और ट्रेडिशनल फार्म और होम स्टेट्स में ये हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इनकी खेत में ये हम लोग को देखने को मिलता है, जो पूरा कार्य करते हैं और रहते भी वहीं पर ही, राइट। और ये जो क्षेत्र है ये सदर्न मैक्सिको में हम लोग को देखने को मिलता है, जिसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर केमिकल फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल फ्री क्लोथिंग, केमिकल फ्री कपड़े जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इवन कपड़ों में जो रंग होता है ना, वो रंग भी ये प्लांट्स
ये नेचुरल प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उन्हीं से निकालकर ये रंग लगाते हैं, यानी कि इनकी जो डाइज वगैरह जो होती है वो प्लांट बेस्ड डाई ही हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि कपड़े का रंग जो होता है वो नेचुरल होता है और हर चीज इनकी नेचुरल होती है, अभी कोई भी केमिकल वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता। तो केमिकल फ्री क्लोथिंग यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं खेत में ही मैक्सिको के अंदर, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस लोकेशन पर इस प्रकार की एक्टिविटी हम लोग को शानदार टाइप की देखने को मिलती है। अब बात करेंगे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 2020 के बारे में। इसको धम्म चक्र अनुप्रवर्तन दिन के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन B.R. अंबेडकर साहब बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए थे, बुद्धिज्म को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और अप्रोक्सीमेटली उनके 6 लाख फॉलोअर्स भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और अक्टूबर 1956 को यह ओकेशन हम लोग को देखने को मिला था और उसके बाद से हर साल हम लोग को देखने को मिलता है कि दीक्षा भूमि में यह दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन कैन कम कि किस जगह पर B.R. अंबेडकर साहब कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में, या बुद्धिज्म उन्होंने किस जगह पर एक्सेप्ट किया था? दीक्षा भूमि आपको याद रखना है। और दीक्षा भूमि कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर नागपुर सिटी में हम लोग को देखने को मिलती है। यहां पर एक स्मारक भी है, मॉन्यूमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है नवयाना बुद्धिज्म का, और यहीं पर ही B.R. अंबेडकर साहब ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती है इस प्रकार की चीजें, तो याद रखिएगा। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे बात हो रही है किसान सूर्योदय योजना के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, ये योजना को लॉन्च किया है, गुजरात के अंदर ये लॉन्च हुई है। याद रखना कि ये स्कीम किस स्टेट की है, तो गुजरात की हम लोग को देखने को मिल रही है। इस स्कीम के तहत 16 घंटे बिजली सप्लाई जो है वो किसानों को प्रोवाइड किया जाना है। सुबह 5 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक बिजली का सप्लाई जो है वो किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा। डे टाइम पावर सप्लाई जो है वो इरिगेशन एक्टिविटी के लिए किसान को मिलेगा, सिंचाई के लिए, क्योंकि आपको पता है इरिगेशन किसान जब करते हैं तो उसके लिए उनको बिजली की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मोटर पंप, पानी का जो पंप होता है ना मोटर पंप, तो उसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो इसलिए किसानों को अनइंटरप्टेड बिजली जो है वो मिल सके सुबह के समय पर, तो इसको लेकर ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें 3500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है, जहां पर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किए जाएंगे। बिजली के ट्रांसमिशन खंभे नहीं हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट यहां पर रखा है। ये स्कीम जो है वो 2023 तक की हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि 2023 तक गुजरात के अंदर जितने भी किसान हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उनके किसानों के खेत में जो है ये मोटर पंप चलाने के लिए बिजली का सप्लाई जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। 234 66 किलोवाट ट्रांसमिशन की लाइन जो है वो एस्टैब्लिश की जा रही है। हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये 220 किलोवाट सब स्टेशन भी यहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कौन सी कवर की जा रही है, तो अगर आप गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, राइट। वैसे तो पूरे गुजरात में ही एस्टैब्लिश की जा रही है। इनिशियली ये कुछ मतलब इसका जो पहला फेज है उसमें कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके बाद 2022-23 में रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया जाएगा। तो फेज वाइज तरीके से ये पूरी स्कीम जो है वो पूरे गुजरात को जो है वो कवर करेगी, राइट। और साथ ही साथ ये गुजरात स्टेट के अंदर हम लोग को 2 स्कीम भी देखने को मिलती है, सुजलम सुफलम और सौनी, यानी कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना। तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये स्कीम हम लोग, यानी कि इस स्कीम से ये दोनों स्कीम को भी फायदा मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये वाली स्कीम। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव है, जैसे कि नीम कोटिंग यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, कुसुम योजना, और भी काफी सारी स्कीम्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये पूरी चीज है, जैसे कि जो सरकार के जो इनिशिएटिव है, नीम कोटिंग यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड्स और कुसुम योजना, इन तीन चीज के बारे में आपके पास मैं अभी आपको एक टास्क दे रहा हूं जिसको आपको पढ़ना है। अब लिखते चलो आज, क्योंकि आज लास्ट में मैंने होमवर्क नहीं दिया, क्योंकि मतलब लेक्चर के दौरान ही काफी सारी चीजें ऐसी हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उसको होमवर्क की तरह जो है वो ट्रीट करें। तो ये आपका होमवर्क है, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक होमवर्क आपको दे रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और दूसरा ये वाला। ये 3 चीज आप नोट डाउन करके रखिए, तो ये आपका होमवर्क है। और जो अभी पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइस, मैं लास्ट में आप लोग को होमवर्क देता हूं। ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको करना रहता है कवर, और ये जो टॉपिक्स हैं वो आप पेपर पे लिखते हो, यानी कि हैंड रिटन इसके आप नोट्स बनाते हो। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स पे फिर लिख देते हैं कि सर होमवर्क डन, तो मुझे पता लग जाता है कि आपने होमवर्क फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क हैं जो लेक्चर के दौरान ही मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा किसान सूर्योदय स्कीम की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि किसान जो है उनको पानी को बचाना चाहिए, एक मंत्र उनको अडॉप्ट करना चाहिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि एक ड्रॉप से ज्यादा क्रॉप जो है वो, यानी कि ज्यादा फसल जो है वो हम लोग जनरेट करें, प्रोड्यूस करें, राइट। यानी कि कम से कम पानी का उपयोग किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो हम लोग को देखने को मिले, राइट। तो ये वाली चीज है।
और ऑब्जेक्टिव जो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप का हम लोग को देखने को मिलता है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हम लोग को देखने को मिलता है। अभी 2-3 दिन पहले इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, जो कि 2015 में लॉन्च हुई थी। जिन स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को नहीं देखा है, आप 2-3 दिन पुराना बस वीडियो उठा के देख लो, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इससे रिलेटेड, इस स्कीम से रिलेटेड, किसान सूर्योदय योजना से रिलेटेड। यहां देखिए, इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस करने वाली है केरला के अंदर रेंट अ बाइक फैसिलिटी। काफी सारे ऐसे आपको प्राइवेट रेंटल सर्विसेज मिल जाएंगी, जिसमें आप खुद ब खुद जो है वो बाइक चलाकर जो है वो जा सकते हो, आ सकते हो। जैसे कि मैंने एक ट्रिप करी थी दिल्ली टू मनाली, एक करोल बाग में एक राहुल मोटर्स हैं, तो उनसे मैंने रेंट पे ली थी एक रॉयल एनफील्ड, और फिर मैं गया था दिल्ली से मनाली अपने एक फ्रेंड के साथ। काफी शानदार ट्रिप थी। तो वैसे ही आप जब केरला जाएंगे तो आपको भी ये इंडियन रेलवेज की तरफ से ये बाइक जो है वो मिल जाएंगी, आप रेंट पर बाइक जो है वो आने वाले समय में ले सकते हैं। 15 की रेलवे स्टेशन पर ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन के अंडर ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी कम्यूटर्स को, यानी कि जो भी लोग हैं जो डेली बेसिस पर ट्रैवल करते रहते हैं, तो स्टेशन से उतरने के बाद उनको अगर किसी रिमोट एरिया पे कहीं पे जाना है, तो फिर वो जो है वो इस बाइक को लेकर रेंट पर लेकर जो है वो निकल सकते हैं, जा सकते हैं। तो काफी शानदार फैसिलिटी है पैसेंजर्स वगैरह के लिए, कम्यूटर्स वगैरह के लिए, राइट। अब यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के बारे में। इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गई है गवर्निंग बॉडी की, ILO की, और श्री अपूर्व चंद्रा जो कि सेक्रेटरी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, और इनको इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन के तौर पर गवर्निंग बॉडी का। और ये अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 के पीरियड में चेयरपर्सन के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेंगे। गवर्निंग बॉडी की बात करें गाइस, तो ये एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एपेक्स यानी कि सबसे टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि डिसाइड करती है पॉलिसी, प्रोग्राम्स, एजेंडा, बजट, और अगर डायरेक्टर जनरल को जो इलेक्ट करना है तो उसके बारे में भी पूरे डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी कि टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है ILO की, वो यही हम लोग को गवर्निंग बॉडी देखने को मिलती है, राइट। और साथ ही साथ इसकी मीटिंग जेनेवा के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, साल में 3 बार जो है ये इनकी मीटिंग कंडक्ट होती है, राइट। इसके अलावा ILO की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एस्टैब्लिश हुई थी एक एजेंसी के तौर पर लीग ऑफ नेशंस की। क्वेश्चन मेरा आपसे है, लीग ऑफ नेशन को बंद करके उसको हटाकर कौन सी बॉडी लाई गई थी? यानी कि लीग ऑफ नेशन जो थी वो उसको बंद कर दिया था, और उसकी जगह पर किस बॉडी को लाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस बॉडी भी है, अक्सर आप उसके बारे में सुनते हैं। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी, और उसके बाद ये एक एजेंसी के तौर पर हम लोग को देखने को मिली थी, लीग ऑफ नेशंस की। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के थ्रू। क्वेश्चन ये वाला आ सकता है डायरेक्ट, ये भी क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आते हैं कि फलाना ट्रीटी है, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करो, यानी कि कौन सी ट्रीटी पहले हुई थी, बाद में कौन सी हुई। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बारे में याद रखना, 1919 को ये हुई थी, ठीक है। और ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई यूनाइटेड नेशंस की, तो आपने आंसर लिख दिया होगा शायद लीग ऑफ नेशंस का। तो 1946 में बन गई थी ये, और नोबेल पीस प्राइज भी इसको मिला था 1969 में। एक लौती ट्राइपर्टाइट यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और ग्लोबल वेज रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज की जाती है, पब्लिश की जाती है। अब इस न्यूज की बात करें, उड़ान की यहां पर बात हो रही है, उड़े देश का आम नागरिक। इस स्कीम के बारे में कई बार हालांकि अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, इसकी 4वीं एनिवर्सरी हम लोग को अभी रिसेंटली देखने को मिली थी, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। तो फटाफट देख लेते हैं उड़े देश के आम नागरिक के बारे में, स्कीम के बारे में। ये लॉन्च हुई थी 2016 में, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। रीजनल कनेक्टिविटी यानी कि हम लोग एयर रूट को जो है वो मतलब हमारी कंट्री के अंदर वेरियस प्लेसेस यहाँ पर एयर सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे अलग अलग क्षेत्र को जो है वो एयर रूट से कनेक्ट किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। और ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है? याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इस स्कीम के तहत हम लोग रीजनल एविएशन मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, अफोर्डेबल और प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं कॉमन मैन तक, यानी कि उनको अफोर्डेबल रेट्स में एयर ट्रैवलिंग जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की रेट में एयर ट्रैवलिंग काफी सस्ती हो गई है। मतलब मैं जैसे अपना ही एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैंने भी कुछ समय पहले अपने छोटे भाई की बुकिंग कराई थी इंदौर से लेकर गोवा की, तो वो टिकट जो है वो 2200 रुपए में हो गई थी। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी नाना नानी के लिए टिकट कराई है इंदौर से लेकर रायपुर की, तो वो टिकट पड़ी है 4900 की, दो टिकट्स, तो काफी सस्ती हो गई है। क्योंकि अब देख, बट हाँ सस्ता मतलब जो है वो तभी मिलता है जब आप थोड़ा सा पहले करा लें, यानी कि 2-3 महीने पहले करा लोगे तो बहुत सस्ती पड़ जाएगी। और कुछ कुछ रूट्स में तो इवन 1500 रुपए की टिकट है, जैसे कि अगर हैदराबाद से गोवा जाओगे तो 1500 रुपए, तो ऐसी रेट्स मिल जाते हैं आपको। यानी कि
अगर ट्रेन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन के सेकंड क्लास एसी में, तो आपको जो है वो बराबर ही पड़ेगी लगभग प्लेन की टिकट, बट शर्त सिर्फ इतनी थोड़ा सा पहले कराना रहता है, राइट। तो ये चीज है, और ये चीज पॉसिबल इसी उड़े देश के आम नागरिक के थ्रू ही हम लोग को देखने को मिली है, राइट। और काफी सस्ते रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे कि कॉमन मैन अफोर्ड कर पाए। और साथ ही साथ कनेक्टिविटी जो है वो अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स तक प्रोवाइड की जा रही है, और एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स और एयरपोर्ट्स उनको रिवाइव किया जा रहा है। यानी कि जिन एयरपोर्ट्स में एंगेजमेंट नहीं होता है, ज्यादा प्लेन्स वगैरह हम लोग को नहीं देखने को मिलते हैं, तो उन एयरपोर्ट्स में एंगेजमेंट किया जा रहा है कि वहां पर भी प्लेन्स वगैरह जो है वो लैंड करें, राइट। जैसे कि जो भी लोग हैं, अगर मतलब कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना कि जहां पर लोगों को जाना है और जल्दी पहुंचना है, बट वहां पर कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि लोग बाग जो है वो आसानी से हर एक लोकेशन तक जो है वो पहुंच पाए, और सस्ते रेट में और जल्दी से, क्योंकि एयर ट्रैवल जो होता है वो फास्टेस्ट मोड हम लोग को देखने को मिलता है ट्रैवलिंग का, राइट। और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये स्कीम 10 सालों के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो डस्ट की यहां पर हम लोग बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने चेतावनी दी है अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को, कि येलो डस्ट से बचें, अपने घर में रहें, येलो डस्ट से बचें। तो ये येलो डस्ट क्या है, एशियन डस्ट क्या है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने अपने सिटीजन से आग्रह किया है कि वो घर के अंदर रहें। क्यों घर के अंदर रहें? क्योंकि कहा गया कि एक काफी रहस्यमयी बादल हम लोग को देखने को मिलता है येलो डस्ट का, जो कि चाइना से आता है, और ये चाइना से कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो लेकर आ सकता है। तो इसी को लेकर चेतावनी दी है और आग्रह किया अपने सिटीजन से, नागरिकों से, कि कोरोना वायरस आ सकता है, आपको हो सकता है येलो डस्ट के कारण, इसलिए अपने अपने घर में ही रहें। तो एशियन डस्ट इसको हम लोग कहते हैं, या फिर येलो डस्ट कहा जाता है, या येलो सैंड, या येलो विंड, या फिर चाइना डस्ट स्टॉर्म के नाम से भी ये हम लोग को देखने को मिलता है, जाना जाता है, राइट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक्चुअली ये हम लोग को जो चाइना के अंदर जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहां से रेत आती है ये, राइट। चाइना और मंगोलिया से रेत आती है, और काफी हाई स्पीड सरफेस विंड के थ्रू ये आती है। इवन नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों में ही आती है ये, हर साल एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ये बहुत सारी रेत जो है वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की तरफ आती है। चाइना की रेत होती है, चाइना और मंगोलिया के रेगिस्तान की रेत हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। याद रखना, येलो डस्ट कुछ नहीं है, मतलब रेगिस्तान से बहुत तेज हवा चलती है, यानी कि चाइना की तरफ से बहुत तेज हवा चलती है, और वो हवा अपने साथ जो है वो रेत लेकर आती है रेगिस्तान से, ठीक है। तो इसलिए अब देखो, रेत येलो, येलो को आप रिलेट करो रेत से, तो इसलिए इसको येलो डस्ट हम लोग कहते हैं, राइट। और इसके अलावा हर साल ही हम लोग को देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और यहां पर रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी काफी टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ मिक्स कर जाते हैं, यानी कि जहरीले पदार्थों के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, क्योंकि वहां पर चाइना में जो इंडस्ट्रीज है तो उसके जो पॉल्यूटेंट्स है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो भी ये हवा जो है वो अपने साथ लेकर आती है रेत के साथ ही साथ, राइट। और इसी के कारण काफी सारे, मतलब यानी कि इस चीज के चलते, यानी कि ये जो टाइम होता है येलो डस्ट का, तो इस चीज के चलते काफी सारे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, राइट। तो इसीलिए मतलब कुछ पर्टिकुलर जैसे ये समय शुरू होता है, हवा जब आने लगती है, तो यहाँ पर चेतावनी दे दी जाती है कि लोग अपने अपने घर में रहें इससे बचने के लिए। और अभी तो स्थिति काफी खराब है, तो कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस भी हो सकता है, ये जो येलो डस्ट अपने साथ कोरोना वायरस ला सकती है। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया के लीडर ने चेतावनी दी है अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। करें गाइस, तो बताया जा रहा है कि हांगकांग बीएनओ पासपोर्ट्स को अब चाइना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तरह कंसिडर नहीं करने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों के पास ये हांगकांग ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है, हांगकांग बीएनओ पासपोर्ट्स है, वो लोग इस पासपोर्ट को लेकर चाइना में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करेगी इस हांगकांग बीएनओ पासपोर्ट को एज अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की तरह। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अभी रिसेंटली कुछ नए वीजा रूल्स जो है ये लेकर आई हैं, अनाउंस किया है नए वीजा रूल्स ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज सिटीजन्स के लिए, जो कि हांगकांग में हम लोग को देखने को मिलते हैं। और नए वीजा रूल्स में क्या चीज सामने आई है कि ब्रिटेन अब बीएनओ वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगी उन लोगों के लिए जो लोग हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में रह रहे हैं, और ये प्रोसेस 31 जनवरी 2021 से शुरू होने वाली है। नए वीजा रूल के अकॉर्डिंग बीएनओ वीजा होल्डर्स जो होंगे गाइस, इनके पास राइट टू वर्क होगा और राइट टू स्टडी होगा यूके के अंदर, यानी कि ये यूके के अंदर काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं 5 सालों के पीरियड के लिए, और 5 साल फिनिश करने के बाद ये लोग मतलब छठे साल में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके के अंदर, राइट। और बीएनओ पासपोर्ट्स क्या है तो ये मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। देखो, ये चीज तो मैंने आपको पढ़ा दी, बट आपके दिमाग में आना ये चाहिए ना कि सर ये इन्होंने रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है नहीं रिकॉग्नाइज करने की। तो थोड़ा सा याद करो, मैंने आप अगर अपनी जनवरी से लेकर जुलाई की पीडीएफ देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वन कंट्री टू सिस्टम के बारे में, वन नेशन टू सिस्टम्स के बारे में।
हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना के अंदर ऑटोनॉमस क्षेत्र हम लोग को ये हांगकांग देखने को मिलता है। इसके अलावा मकाऊ भी है। और हांगकांग के ऊपर पहले किसका रूल था? ब्रिटेन का रूल हम लोग को देखने को मिला था। जो कॉलोनीज बनाई हुई थी ना, वैसे ही ब्रिटेन ने हांगकांग के ऊपर भी कॉलोनी बनाई थी, राइट। ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल जो है था वो हांगकांग के ऊपर था। फिर बाद में जाकर हांगकांग को इन्होंने चाइना को दे दिया, बट पूरी तरह से नहीं दिया। चाइना का कुछ ही कंट्रोल जो है वो हांगकांग के ऊपर है आज की डेट में, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड, जो फॉरेन रिलेशन होते हैं ना उनसे रिलेटेड, बस। इसके अलावा पूरा इस क्षेत्र पर जो कंट्रोल है पूरा का पूरा हांगकांग का खुद का है, इसलिए हम लोग इसको हांगकांग ऑटोनॉमस रीजन के तौर से जानते हैं, राइट। और 2047 तक है। 2047 के बाद रेफरेंडम होगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ के लोग फिर डिसाइड करेंगे कि इनको मेनलैंड चाइना के साथ कनेक्ट होना है या फिर इनको एक ऑटोनॉमस क्षेत्र की तरह ही आगे कंटिन्यू रखना है। तो वो बात की बात है। बट अभी ये टॉपिक इतना ज्यादा हांगकांग को लेकर चाइना का न्यूज में इसीलिए था क्योंकि चाइना जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल चाह रहा है हांगकांग के ऊपर। एक इसने नेशनल सिक्योरिटी कानून लेकर आ गया था ये अपना, राइट। इस कानून के तहत ये पूरी तरह से कंट्रोल करना चाह रहा था हांगकांग को। और हांगकांग के अंदर अभी कुछ समय पहले प्रोटेस्ट भी हुए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा। यहाँ के लोग बाग जो है वो सड़कों पे उतर आए थे क्योंकि चाइना क्या कर रही थी, जो भी हांगकांग के अंदर जो भी इंडिविजुअल चाइना के खिलाफ कुछ भी अगर बात बोलता था तो उसको पकड़ लेती थी चाइना और उसको जेल में बंद कर देती थी। और ये जेल कहां की होती थी? मेनलैंड चाइना की। यहाँ पर यहाँ की जेल नहीं होती थी ये हांगकांग की, ये मेनलैंड चाइना, यानी उस इंडिविजुअल को चाइना पे ले जाया जाता था और उसको बंद कर दिया जाता था जेल में। और काफी सारे लोग तो गायब भी हो गए, गायब इन द सेंस उनको मार दिया गया है। तो इसको लेकर यहाँ पर बहुत गुस्सा था, राइट। तो अभी हमने क्या एनालाइज किया कि चाइना जो है वो हांगकांग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाह रही है। बट अभी ब्रिटेन ने एक नया वीजा रूल लेकर आया। अब ब्रिटेन दूसरी कंट्री है, राइट। अब ये यहां पर अगर अपने खुद के रूल्स लेकर आएगी तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं चाइना को गलत लगेगा। चाइना को तो यही लगेगा ना कि अरे यार मैं पूरी तरह से इसको कब्जे में करना चाह रहा हूं, अपने कंट्रोल में करना चाह रहा हूं, और ब्रिटेन जो है वो वापस से यहां पर अपना हस्तक्षेप जमा रही है। वो तो जमाएगी ना, क्योंकि ब्रिटेन ही पूरा एग्रीमेंट करके गई थी, राइट। तो ब्रिटेन ने ये जो नए वीजा रूल लेकर आए हैं तो वो उसकी जो इनका जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था हांगकांग का, उसी के अकॉर्डिंग इसने काम किया है। बट चाइना जो है वो ऐसा पसंद नहीं कर रही है ब्रिटेन का यहां पर हस्तक्षेप। तो इसीलिए चाइना ने ये चीज डिक्लेयर कर दी है कि ये जितने भी लोग हैं जिनके पास ये बीएनओ पासपोर्ट है हांगकांग के अंदर, उस पासपोर्ट को ये वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तरह कंसिडर नहीं करेगी। अब समझ में आई आपको चीज की क्यों ऐसा किया इसने, राइट। तो ये चीज आप लोग के लिए जानना इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के अंदर, क्योंकि न्यूज तो बहुत सारी कुछ रहती है। आप इस न्यूज को अगर आप पेपर पे पढ़ोगे तो आपको जो मैंने भी आपको ये वाली चीज बताई, ये कनेक्टिविटी बताई, वो आपको नहीं मिलेगी। और यही डिफरेंस जो है वो मेरे लेक्चर्स में आपको मिलेगा कि मैं आपको पुरानी चीजों से भी रिलेट करते हुए आपको चीजें बताता हूं, जिससे कि आपकी एक टॉपिक के ऊपर पकड़ बहुत अच्छे से बन जाएगी। यार ये चाइना ने ऐसा किया तो क्यों किया, क्योंकि उसके पीछे का रिलेशन यही है जो हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, नोटिस करते आ रहे हैं कि चाइना इस क्षेत्र पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल करना चाह रही है हांगकांग के ऊपर, पूरी तरह से कंप्लीटली, राइट। बट ऐसा वो कर नहीं पा रही है क्योंकि यहां पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इनका है जो कि 2047 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप नोट से एक बार देख लीजिएगा, नोट्स अगर आपके पास होंगे तो, मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है। 2047 2047 के बाद यहां पर रेफरेंडम होगा। रेफरेंडम में लोग डिसाइड करेंगे कि उनको जो है वो क्या करना है, वो कंटिन्यू रहना है एज ऑटोनॉमस क्षेत्र की तरह या फिर मेनलैंड चाइना से जुड़ना है। बट अभी तक 2047 में टाइम है, बट चाइना को हड़बड़ी हो रही है। चाइना पूरी तरह से हांगकांग को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, बट यहां पर ब्रिटेन ने अपने रूल्स लगाए हैं तो उसको लेकर चाइना जो है वो इस चीज को पसंद नहीं कर रही है। तो सिंपल सी चीज थी ये वाली। बाकी बीएनओ पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको बीएनओ पासपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश पासपोर्ट है ये उन लोगों के जो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनके पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज का स्टेटस है। जैसे ओवरसीज इंडियंस हम लोग नहीं बोलते हैं, तो वैसे ये वाले भी है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज, राइट। और ये पासपोर्ट पहली बार 1987 में इशू किया गया था, हांगकांग एक्ट 1985 के बाद। ये नया क्लास था ब्रिटिश नेशनैलिटी का जो कि क्रिएट किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। और जिन लोगों के पास भी ये पासपोर्ट्स है वो ऐसे लोग हैं जो कि ब्रिटिश डिपेंडेंट टेरिटरी सिटीजन्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो ब्रिटिश की जो टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही थी हांगकांग के अंदर, तो वहां पर रहते थे ये लोग और यहीं पर ही इन्होंने कंटिन्यू रहना जो है वो पसंद किया, राइट। जैसे एंग्लो इंडियन हम लोग नहीं बोलते इंडिया के अंदर, एंग्लो इंडियंस की कैटेगरी एक हम लोग को देखने को मिलती, वैसे ही हांगकांग के अंदर ये हम लोग को एक नई जो है वो कैटेगरी या नया क्लास हम लोग को ब्रिटिश नेशनलिटी का देखने को मिला, जो कि इन्होंने क्रिएट किया था और उनको ये अलग से एक पासपोर्ट भी दिए थे, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक पता होना चाहिए, इसके बारे में एक जनरल बस आइडिया होना चाहिए, राइट। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हिमालयन ब्राउन बियर, कितना प्यारा लग रहा है ये भालू, हिमालयन ब्राउन भालू, राइट। और रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट हुई है हिमालयन ब्राउन बियर के ऊपर।
साइंटिस्ट रिसर्चर ने प्रिडिक्ट किया है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है क्योंकि इनका जो हैबिटेशन है वो कम होता जा रहा है और बायोलॉजिकल कॉरिडोर वो कम होता है। हैबिटेशन मतलब क्या, जैसे ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर भालू रह रहे हैं, ये सर्कल के पास ये क्षेत्र इनका कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई और ये कम क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इसकी वजह जो है वो मेनली बताई जा रही है क्योंकि हिमालय पे ये भालू हम लोग को देखने को मिलता है और अभी टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हुआ है तो जिसके चलते इनका काफी सारे क्षेत्र पर ठंडक जो ये मतलब जिस क्षेत्र पर ये रहना पसंद करते थे, जिस ठंडक क्षेत्र पर रहना पसंद करते थे, तो वो क्षेत्र अब बच नहीं रहा है तो इसलिए इनको ऊपर की तरफ जो है वो जाना पड़ रहा है, राइट। यानी कि हायर एल्टीट्यूड पर इन लोग को जाना पड़ रहा है, इनका हैबिटेशन शिफ्ट भी हो रहा है और जो ऑलरेडी हैबिटेशन इनका था वो कम हो गया, राइट, क्योंकि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। जो ठंडी इनको चाहिए रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो इनको नहीं मिल पा रही है, राइट। तो प्रॉपर टेम्परेचर इनको नहीं मिल पा रहा है, दैट्स वाई ये ऊपर की तरफ भी मूव कर रहे हैं और इनका काफी सारा एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है और कहा है रिसर्चर्स ने कि हम लोग को प्लानिंग करनी चाहिए, एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है वो बनाना चाहिए इनके लिए, जिसके चलते इनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है और इन भालुओं को हिमालयन रेड बियर के नाम से भी जाना जाता है या फिर इजाबेलिन बियर के नाम से भी जाना जाता है या जू तेह के नाम से भी जाना जाता है। लार्जेस्ट कार्निवोर हैं ये हिमालय के अंदर, राइट, सबसे बड़े मांसाहारी हम लोग को देखने को मिलते हैं। 23 प्रोटेक्टेड एरियाज इनके पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, जम्मू एंड कश्मीर में। IUCN स्टेटस की बात करें तो ब्राउन बियर जो है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है और इनकी जो सब स्पीसीज जो है वो हाईली एंडेंजर्ड कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती है। ये एंडेंजर्ड है हिमालय के अंदर और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हिंदू कुश के अंदर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इनसे रिलेटेड। अब यहां पर बात हो रही है पहले रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के बारे में। तो ये सुपर कंडक्टर क्या होते हैं पहले इसको जान लो आप। सिंपल सी चीज ये याद रखना, जहां पर भी सुपर कंडक्टर लिखा हो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करेंगे और करंट से रिलेट करेंगे, राइट। तो ये क्या करता है गाइस, सुपर कंडक्टर ये ट्रांसमिट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसमिट करने के लिए ये काम करता है और ये अलाउ करता है कि ट्रांसमिशन के समय पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट जो है उसका लॉस नहीं होना चाहिए, उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। करंट जो है वो बिना किसी एनर्जी लॉस के फ्लो करे, राइट। यानी कि जब वो करंट का ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो ट्रांसमिशन जो है उसमें से एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी जो चीज होती है जो कि एनर्जी लॉस से बचाती है वो सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिलती है। तो सिंपल चीज आपको ये याद रखनी है। और जब सुपर कंडक्टिविटी आई थी, डिस्कवर की गई थी, तो ये 1911 में हम लोग को देखने को मिली थी और उस समय सिर्फ ये एब्सोल्यूट जीरो, क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ही ऑपरेट करती थी। यानी कि आज की डेट में जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो जीरो के आसपास की, यानी कि बहुत ही, यानी कि जीरो, एब्सोल्यूट जीरो या बोलोगे कि जीरो टेम्परेचर पर ही ये ऑपरेट करते हैं, वरना नहीं करते हैं, राइट। बट अभी जो हम लोगों ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, वो पहला रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, यानी कि ऐसा सुपर कंडक्टर जो कि रूम टेम्परेचर पर भी कार्य कर सकता है। हमने पुराने वाले में देखा कि जो पहले आया था वो सिर्फ एब्सोल्यूट 0 डिग्री पर ही ऑपरेट होता था, बट अब जो है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ऑपरेट कर सकता है। अगर रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे का है तो ये आराम से जो है वो काम कर पाएगा और इसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और सुपर कंडक्टर जो है ये बनाए गए थे कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर को स्क्वीज करके, यानी कि उसको दबाकर, जो दो डायमंड्स की जो टिप है उनके बीच में स्क्वीज करके दबा के इसको तैयार किया गया था, इसका फॉर्मेशन हुआ था और इनको मतलब जो मटेरियल है उसको लेजर लाइट से जो है वो हिट किया गया और केमिकल रिएक्शन के लिए, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो उसमें जनरेट हो सके। तो इसके लिए ये चीज जो है वो इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। बट हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि किस प्रकार से ये हुआ था। मेनली जो आपसे मोटे मोटे तौर पर पूछा जाएगा वो सुपर कंडक्टर के बारे में पूछा जाएगा। मैंने आपको रिलेशन बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी से और करंट से उसको रिलेट करना है आपको। और दूसरा, पहला रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आ गया, इसमें याद रखना कि 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे से ये काम करना जो है वो शुरू कर देगा। और जो नया मटेरियल जो है सुपर कंडक्टिंग सुपर पावर, तो ये एक्सट्रीम हाई प्रेशर पर ही अपीयर होगा और ये प्रैक्टिकल यूजफुलनेस जो है वो इसका इसी चीज को लेकर ये इसका प्रैक्टिकल यूजफुलनेस लिमिट हो जाता है, यानी कि कम हम लोग को देखने को मिलता है, सीमित रहता है ये, राइट, क्योंकि हाई प्रेशर पे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है? तो सभी सुपर कंडक्टर्स जो कि पहले डिस्कवर हुए थे तो कूल स्टेट पर ही ये इनका कार्य, इनका ऑपरेशन हम लोग को देखने को मिलता था। बट अब जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि इसको आप बहुत सारी एप्लीकेशंस में उपयोग में ला सकते हो, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और 15 डिग्री सेल्सियस के बारे में आपको ऑलरेडी बताई दिया इसके बारे में, तो यही चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इसके उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड में जो एनर्जी का जो लॉस होता है कई बार, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, बचा सकते हैं।
राइट, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होने से, क्योंकि अब ये रूम टेम्परेचर पर ये ऑपरेट कर सकते हैं सुपर कंडक्टर्स, राइट। और इसमें काफी सारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर हम लोग एमआरआई मशीन की बात करें और क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें, तो ये सब टेक्नोलॉजी पे ये काम कर सकती है। इवन मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन जो होती हैं, आपने देखा होगा कि जो फास्ट ट्रेन होती हैं वो मैग्नेटिकली लेविएटेड, यानी कि थोड़ी सी आप देखेंगे कि मैग्नेट वाली ट्रेन होती है, कुछ कुछ आपको दूसरी कंट्रीज में नजर आती हैं, देखने को मिलती है कि ये ट्रेन जो है वो थोड़ी सी हवा पे चलती है, यानी कि ये पटरी है और इसके ऊपर चलती है, थोड़ा सा ऊपर उठकर ये चलती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। जैसे कि वर्जिन ट्रेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था कुछ समय पहले, हमने डिस्कस भी किया था वर्जिन हाइपरलूप के बारे में, तो वो भी कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। तो उन ट्रेन्स में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। और ये जो पूरी डिस्कवरी हुई थी, तो उसमें जो पूरी साइंटिस्ट रिसर्चर की जो टीम थी उसको लीड किया था फिजिसिस्ट रंगा डायस ने, राइट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर के हम लोग को देखने को मिले थे। तो हालांकि इतनी ज्यादा डिटेल में आपको इससे रिलेटेड चीजें जाननी नहीं है, मेनली सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखो, और नई डिस्कवरी के बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। और ये बस पता रखना है कि ये डिस्कवरी जो है उसका फायदा कहाँ पर हो सकता है, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स में हो सकता है, हम लोग एनर्जी लॉस से बचा सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ बहुत सारी, जैसे आज की डेट पे जो मशीन्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, एमआरआई मशीन हो गई, ट्रेन हो गई, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन, राइट, इन सब में इसका उपयोग जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की पहले हम लोग बात करेंगे, फिर एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की डेवलप करी है आईआईटी खड़गपुर और टीसीएस ने, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड और फिर फोर्थ के बारे में अपन देख ही रहे हैं, तो ये पूरी चीज आपको क्लियर करूंगा। अच्छा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना ही है, आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी है इवन, राइट। आपको पता होगा कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ना, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या थी, तो ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, क्लॉस स्क्वैप करके एक इंडिविजुअल थे जो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे जेनेवा बेस्ड WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। इन्होंने 2016 में एक बुक पब्लिश करी थी जिसका टाइटल था द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसी टर्म का उपयोग किया गया था डावोस मीटिंग के दौरान उसी साल 2016 में ही, और तब से फिर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम जो है वो शुरू हुआ, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, राइट। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस व्हीकल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी टेक्नोलॉजी ह्यूमन की फिजिकल लाइफ के साथ मर्ज होती हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो गाइस, पहले के समय पर ऐसा नहीं था कि आप जो है वो कंप्यूटर पे काम करते हुए आप कंप्यूटर को कमांड कर सको, पहले ऐसा नहीं था। वो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, जो डिजिटल रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले ऐसा नहीं था। आप कंप्यूटर पे काम कर सकते थे, इंटरनेट पे काम कर सकते थे, बट आज की डेट में आप कंप्यूटर को कमांड कर सकते हो। जैसे कि एप्पल में आप सीरी को कमांड कर सकते हो, पूछ सकते हो टाइम क्या हो रहा है, राइट, लोकेशन के बारे में पूछ सकते हो, किसी को आपको कॉल करना है बोल सकते हो कि इनको कॉल करो, तो आपका फोन आपके लिए कॉल करेगा, आपको फोन उठा के दबाने की भी आवश्यकता नहीं है फोन को, राइट। तो ये क्या है, ये वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ऐसे ही फेशियल आईडी रिकॉग्नाइजेशन, आपका फोन आपके फेस को जानता है, राइट, ये वाली चीज हो गई। तीसरी बात, हम लोग को ऑटोनॉमस व्हीकल्स देखने को मिलता है, खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, टेस्ला वगैरह की जैसे आप बात करो तो, राइट, खुद ब खुद चलती हैं। आप बाहर खड़े रहो, यानी कि आप किसी एक लोकेशन पर हो और आप चाह रहे हो कि आपकी गाड़ी आपके पास आ जाए, जैसे कि हम लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे हैं, पार्किंग से आपकी गाड़ी आपके पास आ जाए होटल तक, तो वो आप दबाओगे बटन को वहां पर, उसके रिमोट को, और वो आपके पास जो है वो आ जाएगी, आपके होटल के बाहर जो है वो आपका वेट करेगी वो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलने लगी आजकल। आप ऑफिस से बाहर निकल रहे हो, आप फोन पर बटन दबाओगे और आपके घर पर कोई भी नहीं है घर के अंदर, बट आपका नाश्ता जब आप घर पहुंचोगे तो गर्म मिलेगा। आप माइक्रोवेव को ऑन कर सकते हो कहीं और किसी दूसरी लोकेशन पर बैठकर। तो ऐसी चीजें आज की डेट में आ गई हैं, जैसे रोबोट्स हो गए, तो ये सब चीजें, तो ये चीज जो है जो कि ह्यूमन की फिजिकल लाइफ के साथ मर्ज कर रही है। जैसे कि आज की डेट में आप स्मार्ट वॉच पहनकर आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में आप जान सकते हो, आपने कितने घंटे सोए हो, आपकी डीप स्लीप कितने घंटे की है, ये पूरी चीज पता लग सकती है। पहले नहीं था ये, पहले तो सिर्फ हमारे पास इंटरनेट हुआ करता था, वो इंटरनेट का जमाना था, बट आज की डेट में इंटरनेट से आगे चीजें बढ़ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं। आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन पर बैठकर अपने घर को ऑपरेट कर सकते हो, अगर आपका घर होम जो है वो स्मार्ट होम है, तो अगर आप पूरी चीज कर सकते हो। आजकल ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और यही सब टेक्नोलॉजी है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर आती है, राइट। और इसकी कॉमन थीम हम लोग को देखने को मिलती है कि इन्वेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी दैट चेंज्ड सोसाइटी फंडामेंटली। ऐसा
इन्वेंशन जो कि सोसाइटी को चेंज करने का हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि आज की डेट में हम जैसे बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ में लोग बाग जो है वो इन्हीं के उपयोग से करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आपको किसी का मीनिंग पता करना है तो आपको अलग से जो है वो मीनिंग सर्च करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप बोलोगे सीरी से या गूगल से तो वो आपको मीनिंग जो है वो बता देंगे, राइट। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना है, राइट। तो जैसे हम लोग दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही ये वाली चीज हो गई है कि आपको टेक्नोलॉजी जो है वो उपयोग अगर करनी है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना। जैसे दोस्त के साथ आप बात करते हो वैसे ही कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मर्ज हो रही है, ह्यूमन की जो लाइफ है वो टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है, राइट। जो गैप हम लोग को देखने को मिलता था वो रिड्यूस हो गया। तो ये चीज है मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर। और मेजर इन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था इसमें स्टीम इंजन हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो ये याद रखना थोड़ा सा। और स्टीम इंजन के बाद फैक्ट्रीज वगैरह क्रिएट हुई थी, तो इसके बारे में तो आपके लिए क्वेश्चंस भी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में कि आप बताइए कि उस समय जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हम लोग को देखने को मिला था उसका क्या सिग्निफिकेंस था। तो कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा चुके हैं। और इसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर लाइट बल्ब हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर सेमीकंडक्टर, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, और इसको डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज की डेट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये तीसरे से कैसे डिफरेंट है, तो दो कारण है डिफरेंट होने के। डिजिटल, फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है वो श्रिंक हो गए हैं और इनका जो गैप है वो आपस में कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले हम लोग सिर्फ इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे, आज की डेट में आप इंटरनेट की मदद से आप मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने भी आपको बताया, कहीं और से बैठकर कोई और लोकेशन की चीजों को आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज पहले के मुकाबले चेंज हो रही है। आज की डेट में आपको हर दिन कुछ कोई ना कोई नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई डिवाइसेस जो है वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का चेंज हम लोग को, एडवांसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है आज की डेट में, राइट। तो ये है, हमने बात करी इसके बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और पूरी 1 2 3 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो क्या है तो उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। अब आईआईटी खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है एक नई इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को। ये अब इसमें क्या है गाइस, तो इसमें फैक्ट्री के जितने भी ऑपरेशन है वो एक इंडिविजुअल कहीं और किसी दूसरी लोकेशन पर बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज उनको कंट्रोल करनी है वो दूसरी जगह पर बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। इवन रियल टाइम क्वालिटी करेक्शन भी कंडक्ट किया जा सकता है, रियल टाइम क्वालिटी करेक्शन। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, यानी कि अगर आप गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हो इंडस्ट्री के अंदर तो आप उस इंडस्ट्री के ओनर हो और ये टेक्नोलॉजी अगर आपकी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में है तो आप कहीं पर भी बैठकर अपनी इंडस्ट्री को ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि अपनी फैक्ट्री को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये वाली चीज यहाँ पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर मेनली जो काम की चीज थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 और ये वाली, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक बस आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यही टॉपिक्स थे और आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है जनरल स्टडीज का, क्योंकि बीच में ही मैंने आपको काफी सारे टास्क दिए थे वो आपको पूरे करने हैं। एंड इसके अलावा आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा। आप अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर गाइस जरूर कीजिएगा। एंड मेंस का जो आपका आज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें इंडिया और चाइना के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज है उनको आपको डिस्कस करना है, और साउथ चाइना के अंदर, साउथ चाइना सी में जो टेंशन हम लोग को देखने को मिल रही है, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना एक आंसर में कि आज की डेट में जो चाइना दूसरी कंट्री को कर्जे में कर रहा है, यानी कि इसकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके चलते ही दूसरी कंट्री को ये डेट में रख रहा है, तो इसके कारण से दूसरी कंट्री को जो आने वाले समय में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं तो उस पर भी आप सजेशन लिखिएगा। तो ये जो दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, एक साउथ चाइना सी का इशू, दूसरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इशू, और जो इनके कारण जो इम्बैलेंस हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में आपको एक अच्छा आंसर लिखना है। प्लस इंडिया और चाइना के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको आपको डिस्कस करना है। इसमें आप अभी जो लेटेस्ट जो लद्दाख का इशू आया है उसको भी आप इसमें ऐड कीजिएगा, और जो भी इश्यूज चल रहे हैं जैसे 5G टेक्नोलॉजी वाली चीज भी आप मेंशन कीजिएगा। एक अच्छा एक आंसर बनाइए और 250 वर्ड में आपको इस आंसर को लिखना है, और लिखकर आपको कहां पर पोस्ट करना है, तो चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स नाम का एक अपना टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वो ग्रुप कहां पर मिलेगा आपको, तो करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा टेलीग्राम का ही एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नाम से ही जो अपना ये नाम है, इसी नाम से चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, राइट। अगर नहीं मिलता है तो वहां पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डिस्कशन ग्रुप की लिंक दे दूंगा, या फिर हमारे कोई भी स्टूडेंट है वो आपको डिस्कशन ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा देंगे। एंड मंथली पैकेज के बारे में स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूं, जिन स्टूडेंट से नहीं देखा है देख लीजिएगा।
NCERT का भी एक पैकेज आ गया है जिसको आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, उससे आपका काफी फायदा होगा। 3 महीने में आपकी पूरी NCERT अपन कवर करेंगे, राइट। कवर इन द सेंस कि वो सेल्फ स्टडी ग्रुप है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पर, यानी कि वहां पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे और उस टारगेट्स के आधार पर नेक्स्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे कि आप रेगुलरली जो है अपने टारगेट्स को फिनिश करें, राइट, जिससे कि आपकी 3 महीने में NCERT कवर होगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि कवर आपको करनी है, मन लगा के मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो, 3 महीने में NCERT कवर करने का अगर टारगेट चैलेंज जो है अगर एक्सेप्ट करते हो तो उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक की एक मैगजीन है जिसकी कॉस्ट मात्र 300 रुपए की है, ये भी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी लिंक वगैरह आपको मिल जाएगी और पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कैसे आपको इस पेड कोर्स को परचेज करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।